हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, आज के इस क्लास में यूपी पुलिस नई वैकेंसी 2025-26 के लिए पूरे पेपर का हल देखेंगे, जिसमें आपका जीके, हिंदी, रीजनिंग, मैथ प्लस यूपी जीके के सवाल होंगे। लेकिन जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के पेपर में बार बार प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्नों का क्लास होगा। तो साथियों, जैसा कि इस टाइम यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 की नई भर्ती चल रही है, इसका फॉर्म भरने का तिथि 31 दिसंबर से शुरू हो चुका है, जो कि 30 जनवरी तक चलने वाला है। तो साथियों, सबसे पहले आप सभी को यूपी पुलिस कांस्टेबल 2025-26 का फॉर्म फिलअप करना है। उसके बाद पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार करना है। यदि आप लोगों ने पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर तैयार कर लिया, तो समझिए आपका 50 to 60% सवाल तैयार हो जाएगा। क्योंकि जो आपका पिछला 4 से 5 सालों में पेपर हुआ होता है, आपकी नई भर्ती आती है, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट देखने को मिलता है। इसलिए हम लगातार आपके पिछले 5 सालों का एक एक शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छी तरीके से हल करा रहे हैं, और आप लोग भी अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं। तो साथियों, आज का ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि इस क्लास से आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल के सवाल आपके आगामी 2026 के पेपर में सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो कुल क्वेश्चनों की संख्या 85 रहने वाली है, और आप सभी का जो सही करने का टारगेट रहेगा वो 85 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, इस टारगेट को आपको पूरा करना है, प्लस यहाँ से अपनी आप तैयारी को देखिएगा, और पिछले जो आपका पेपर में सवाल पूछे गए तो उसको भी चेक करिए कि किस तरह के सवाल पूछे गए थे। क्योंकि यूपी पुलिस कांस्टेबल की तो नई भर्ती आ गई है, लेकिन उसमें सिलेबस में कुछ बदलाव नहीं हुआ है। जो आपके पेपर में पहले 38 क्वेश्चन जीके आते थे, इस बार भी 38 क्वेश्चन जीके आएंगे, 37 क्वेश्चन हिंदी के पूछेंगे, 38 क्वेश्चन मैथ के आएंगे और 37 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो इस तरह से पूरे 150 क्वेश्चनों का आपका पेपर होगा, और एक क्वेश्चन आप सही करेंगे तो 2 नंबर मिलेगा, यानी 300 नंबर का आपका पेपर होता है। और इस पेपर को हल करने के लिए आप सभी के पास पूरे 2 घंटे का समय रहेगा। लेकिन इस बार माइनस मार्किंग नहीं है। इसका मतलब क्या, पूरे 150 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे आपका सही हो चाहे आपका गलत हो। ये आपके लिए अच्छी बात है भाई। तो आज के इस सेशन को आप अच्छी तरीके से अटेम्प्ट करिएगा, सारे क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करिएगा। ओके, तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं। डेली क्लास जो आ रही है वो सुबह 11 बजे आ रही है। तो इन्हीं भर्ती में हम पूरे 5 सालों का पेपर कंप्लीट करा देंगे 30 जनवरी तक। ठीक है, तो चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? उत्तर प्रदेश के किस जिले में शेरा नृत्य मनाया जाता है? तो ये ललितपुर में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 को। लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मणिपुर राज्य में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3 को। प्रस्तावना यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों को उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? बताइए, जो प्रस्तावना होता है यानी उद्देशिका में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना होता है? तो बंधुता को बढ़ावा देना होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को। यूडीएचआर यानी मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार की गारंटी देता है? बताइए, मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार की गारंटी देता है? तो अनुच्छेद 14 देता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। और समानता का अधिकार भी अनुच्छेद 14 से संबंधित होता है, इसको भी आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 5 को। 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया गया? 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किसको अपनाया गया था? तो इसमें वियना घोषणा पत्र को अपनाया गया। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को। अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है? बताइए, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है? तो ये भाई खेल के लिए दिया जाता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? तो ये अबुल कलाम आज़ाद की है। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या बनेगा? 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे?
विमुद्रीकरण का मतलब होता है कि नोटबंदी। तो जो 2016 में विमुद्रीकरण हुआ था यानी नोटबंदी हुआ था, इसके बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 रुपये के नोट प्राप्त हुए थे? तो टोटल 98.96% प्राप्त हुआ था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 9 को। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था? बताइए, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं, जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया था? तो 79वां संविधान संशोधन ने। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 10 को। निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है? बताइए, किस जीव को जल प्रदूषण का जैव सूचक माना जाता है? तो मेढक को माना जाता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। तो साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक प्लीज रिक्वेस्ट करेंगे कि ये सीरीज अपने ग्रुप में चल रही है, तो आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करना है। तो इस सीरीज में कम से कम 10,000 भाइयों को ऐड करना है, क्योंकि अपनी तैयारी हम लोग ग्रुप में करेंगे। तो जो भी आपका डाउट रहेगा, यदि आप शेयर करेंगे तो सभी मिलकर उसे अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद आप नोटिफिकेशन को ऑन करिए। क्लास जैसे ही अपलोड हो तो सबसे पहला नोटिफिकेशन आप सभी के पास जाए। यहाँ से अपनी तैयारी हम लोग बहुत अच्छी तरीके से करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। जो भी आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा वो आप शेयर करेंगे। प्लस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना टेलीग्राम ग्रुप दिया गया है, उस टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें भी हम एक आपका टेस्ट कराने वाले हैं अच्छी तरीके से। ओके, जैसे आपके पेपर में सवाल पूछ रहे थे, सेम वैसा ही लगातार हम लोग क्यूज करते चलेंगे साथ में। तो इसलिए आप भाई चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद मेन आपका नोटिफिकेशन ऑन करना है। प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग की आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड यानी शांति भंग की आजीवन पुरस्कार का प्राप्तकर्ता कौन है? सलमान रुश्दी हैं। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 12। सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य कौन सा इनमें से? हरियाणा राज्य है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 13। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया? चीन ने तिब्बत पर आक्रमण कब किया था? किस वर्ष में किया था? तो 1950 में किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। आप पूरे क्वेश्चनों का आंसर देने का प्रयास करिएगा, चाहे आपका गलत हो चाहे सही हो, इससे आपकी तैयारी और भी अच्छी होगी। ओके, 1928 में बारडोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बताइए, 1928 में जो बारडोली सत्याग्रह हुआ था तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 15 को। भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर वस्तु किया जाता है? भारतीय जीएसटी में किस प्रकार का कर वस्तु किया जाता है? तो सेवा कर का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 16 को। निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? तो महात्मा गांधी जी ने किया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल का राइट आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भारत में प्रकाश के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है? बताइए, ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो कि भारत में प्रकाश के फेस्टिवल के रूप में मनाया जाता है? हर जगह आप देखेंगे प्रकाश ही प्रकाश आपको नजर आता है, तो किस त्यौहार में होता है? दीपावली में होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? भारत में 2020-21 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था? तो मध्य प्रदेश था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 19। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की? सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब पेश की थी? अगस्त 1998 में पेश की थी। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 को। भूटान की राजधानी क्या है? आप सभी को ध्यान रखिएगा, सभी राज्य का राजधानी मालूम होना चाहिए, वर्तमान में कौन क्या है मालूम होना चाहिए। तो पेपर में कम से कम 4 सवाल आपको वहां से मिलेंगे, ध्यान रखिएगा। जैसे ये भूटान की राजधानी पूछ दिया, हर शिफ्ट में किसी न किसी स्टेट का या किसी न किसी देश की राजधानी आप सभी से पूछेगा। भूटान की राजधानी क्या होती है? थिम्पू होता है। ऑप्शन है राइट आंसर है।
ओके, चलिए एक सवाल आप बताइए कि यूपी की राजधानी क्या होती है, कमेंट सेक्शन बताइए। क्योंकि भाई यूपी से कम मान के चलिए 10 से 15 सवाल आपको देखने को मिलेगा। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है इनमें से? भूपेन हजारिका सेतु है भारत में सबसे लंबा नदी, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22। भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? तो ये सड़क मार्ग से संबंधित है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 23। वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? तो UNCCT संगठन को जिम्मेदार माना जाता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 24 को। दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर कितने प्रतिशत का लगता है? दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर GST दर है कितने प्रतिशत का है? तो केवल 5% का है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 25 को। 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। तो देख सकते हैं साथी, आपके पिछले 2024 में इस तरह के सवाल पूछे गए थे। ये लेटेस्ट हम 2024 के सभी शिफ्टों का पेपर करा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। इससे पहले आपका पेपर तो 2024 में हुआ था, फरवरी के पेपर महीने में हुआ था और अगस्त के महीने में पेपर हुआ था। 2 बार आपका पेपर हुआ था ना, एक बार री एग्जाम हुआ था अगस्त के महीने में, आप सभी को याद होगा। तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो हैं, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था? भारत का पहला हवाई अड्डा कहां पर स्थित था? बंबई यानी मुंबई में स्थित था, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 28 को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1885 में हुई थी, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। जिस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, उसी में पहला अधिवेशन भी हुआ था, वो भी मुंबई शहर में पहला अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, भारत का कौन सा राज्य अपनी अद्वितीय वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? भारत का कौन सा राज्य अपनी अद्वितीय वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? तो महाराष्ट्र राज्य जाना जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 30। चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? तो लखनऊ शहर में हुई थी, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। पल्लव राजवंश की राजधानी कहां स्थित थी? पल्लव राजवंश की राजधानी कहां पर स्थित थी? तो कांचीपुरम में स्थित थी, बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था? तो अमिताभ बच्चन चुने गए थे GST के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा है? इनमें से कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच की सीमा रेखा है, बताइए? तो सिगफ्राइड रेखा है, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप सभी को बताना है कि रेड क्लिफ रेखा किस किस देश के बीच की सीमा रेखा है? रेड क्लिफ रेखा। चलिए कमेंट सेक्शन बताइए आप लोग, तो इस सवाल का राइट आंसर। जो भी सवाल हम आप सभी से पूछेंगे क्लास में, उसका आपको राइट आंसर देना ही देना है, ध्यान रखिएगा, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी DGFT किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? विदेश व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो ये वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक होता है? तो यूरेनियम तत्व आवश्यक होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी, बताइए?
द स्कारलेट लेटर किसने लिखी थी? तो नाथेनियल हाथोर ने लिखी थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 37 को। अफ्रीका के एक छोर दूसरे छोर तक दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? अफ्रीका के एक छोर दूसरे छोर तक दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो रस कुक है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 38 को। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी पूछ रहा है। डायरेक्ट केवल भारत की सबसे लंबी नदी नहीं बताना। भारत की सबसे लंबी नदी तो गंगा नदी है, लेकिन प्रायद्वीपीय नदी आपको बताना है। तो कौन सी है? क्लास में आपको बताते चलते हैं कि आपकी गोदावरी नदी है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 39। वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? वर्ष 1985 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? ध्यान रखिएगा, युवा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 40 को। पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई थी? तो वो जुलाई 2000 में की गई थी। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 41। भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? भारत के किस पड़ोसी देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान देश को। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इनमें से कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? जैसे इंस्टाग्राम है भाई, ट्विटर भी है, फेसबुक है, लेकिन गूगल एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 43। नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो ये गौतम बुद्ध नगर के जिले के अंतर्गत आता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 44। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व डाक दिवस। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 45। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? बताइए, क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी कौन सी इनमें से? तो जाग्रेब है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 46। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई के गवर्नर कौन थे? भाई पहले तो आप सभी से पूछता था 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई गवर्नर कौन थे, लेकिन एक शिफ्ट में 1946 का पूछ दिया था। बताइए, जब 1946 में नोटबंदी हुई थी तो इस टाइम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन थे? बताइए। तो चिंतामण द्वारकानाथ देशमुख थे, यानी सीडी देशमुख इनका शॉर्ट फॉर्म नेम है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। तो साथियों, आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल 2026 एग्जाम के लिए आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। लगातार हम आपके बीच क्लास देंगे, जो आपके पेपर में सवाल पूछेंगे सेम वैसा ही क्लास डेली आप सभी के बीच आएगी। ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? जैसे आर्टिकल 36 से लेकर 51 के बीच में है। इसे आयरलैंड देश के संविधान से अपनाया गया है, जिसे आप डीपीएसपी के नाम से जानते हैं। ये भाग चौथे में शामिल है, तो यही आपका भाग पूछा है, यानी इस सवाल का पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 48। पुस्तक ए लाइफ मिसपेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? पुस्तक ए लाइफ मिसपेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला के द्वारा लिखा गया। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 49। निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित सुपोषण है? किस प्रकार का प्रदूषण संवर्ध त्वरित सुपोषण है? तो जल प्रदूषण है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सॉल्व कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 50 को। अंधेरी नगरी का अर्थ क्या है? अंधेर नगरी का अर्थ क्या है? बताइए। अंधेर नगरी लिखा है। अंधेर नगरी का अर्थ क्या होता है? तो भाई अन्याय की जगह होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 51। अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के कितने भेद होते हैं? तो साथियों, आप जानते हैं कि 4 भेद होते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए तो क्वेश्चन नंबर 52, री वर्ड का उच्चारण स्थान क्या है? बताइए री वर्ड का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो मूर्धा होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 53, दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। तो बताइए दवाई शब्द का सही बहुवचन क्या होता है? दवाइयाँ होता है। दवाइयाँ कैसे लिखा जाता है? तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक लिखा है, ध्यान रखिएगा डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 54, इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। इति इति शब्द युग्म का सही विकल्प आपको चुना है, इनमें से कौन सा है? तो समाप्ति बाधा, ठीक है, ये आपका विकल्प सी बिल्कुल परफेक्ट है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 55, 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया? 1987 में मगध कविता के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? श्रीकांत वर्मा को प्रदान किया गया था। डी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए अगले सवाल की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द इनमें से कौन सा है? विशेषण शब्द बताइए इनमें से कौन सी है? सुंदर है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 57, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिएगा क्वेश्चन नंबर 58, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? बताइए। तो कड़ी धूप होना, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 59, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं, इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? तो गुण है भाई, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60, कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कानन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वन होगा, अरड़ होगा। बी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 61, आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है? आधि व्याधि शब्द युग में आधि का अर्थ इनमें से कौन सा है? बताएंगे आप लोग। तो मानसिक कष्ट है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 62, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है बताइए। तो निर्वासित में प्रत्यय यानी लास्ट में जुड़ता है, यानी इत है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 63, चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है? चीफ की दावत कहानी के रचनाकार कौन है इनमें से? भीष्म साहनी है, ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 64, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है? अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है इनमें से? जानकार है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 65, माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु के लिए एक शब्द बताइए। माघ फागुन में पड़ने वाले ऋतु के लिए एक शब्द क्या होगा बताइए। तो याद रखिएगा शिशिर होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? इनमें से कौन सा शब्द विशेषण है? निपट एक विशेषण शब्द है, ऑप्शन है राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छाटिए। इनमें से पुल्लिंग शब्द इनमें से कौन सा है? आहार एक पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा क्वेश्चन नंबर 68, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान क्या है? त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है? तो दंत है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 69, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है? वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है, तो इस वाक्य में कौन सा अव्यय लगा है? तो इसमें कारणवाचक अव्यय लगा है, बी ऑप्शन राइट आंसर है। चलिए एक सवाल का राइट आंसर आप बताइए कि आपको बताने की अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट सेक्शन बताइए। बताइए अव्यय कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट सेक्शन बताइए। अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर
70 को। अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ क्या होगा? निर्भय दोनों होगा। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 71। दिए गए विकल्पों में से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? इनमें से विधुर का स्त्रीलिंग कौन सा है बताइएगा। तो विधवा होता है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 72। तुम कब आओगे इस वाक्य में उचित विराम का प्रयोग कीजिए। तुम कब आओगे, इस वाक्य में जो उचित विराम का प्रयोग होगा वो कौन सा लगेगा बताइएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। तुम कब आओगे यानी प्रश्न हो रहा है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। कृताकृत में समास कौन सा है? कृताकृत में समास कौन सा है? तो इनमें से कर्मधारय समास है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है? इनमें से कौन सा अर्ध विराम चिन्ह है बताइएगा। जैसे आपका पहला ऑप्शन अल्प विराम है, ये भाई अल्प विराम चिन्ह है। एक खड़ी पाई कौन सा आपका चिन्ह होता है? पूर्ण विराम चिन्ह होता है। और एक जो आपका ऐसे बिंदु रहता, इसको कौन सा? तो ये अंग्रेजी वाला यानी जो आपका इंग्लिश पूर्ण विराम बोलते हैं, ठीक है। तो अर्ध विराम आपका ये जो दो ठो आपका एक बिंदु एक छोटा सा नीचे रहता है, तो यही क्या आएगा? डी ऑप्शन राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 75। तो देखिए रीजनिंग के सवाल कैसे पूछे गए थे पेपर में। अनुक्रम में आगे क्या होगा? जैसे आपका एक अक्षरों का श्रृंखला दिया है ए सी ई जी। तो साथियों हम आपको बता दें कि आपको सबसे पहले ए से लेकर जेड तक के सभी अक्षरों का कोड मालूम होना चाहिए। ए पे कौन आता है, बी पे कितना नंबर होता है, सी पे कितना नंबर। जैसे ये प्रश्न देखिए आपका दिया है ना, ए जैसे 1 होता है, सी होता है 3 होता है, ई होता है 5, जी होता है 7। ऐसे आपको याद होगा तो आप कर सकते हैं। देखिए 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7, यानी इसमें +2 हुआ, इसमें भी +2 हो रहा है, इसमें भी +2 हो रहा है। तो उसी प्रकार हम यदि 7 में 2 को जोड़ेंगे तो 9 आएगा। लेकिन हमें नंबर तो चाहिए नहीं, हमें तो अक्षर चाहिए। अब आपको मालूम होगा कि 9 पे कौन अक्षर आता है, तो आप तुरंत हल कर सकते हैं। तो 9 पे आई आता है, यानी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा क्या आंसर आएगा? आई आएगा। यानी और अनुक्रम में क्या आएगा? तो आई आएगा, जो कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला सॉल्व कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 76। सादृश्य पूरा कीजिए। जैसे देखिए कैमरा का संबंध फोटोग्राफर से है, तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग क्या होगा भाई? आप जानते हैं फोटोग्राफर जो होते हैं वह व्यक्ति हैं जो कैमरा का उपयोग करते हैं। तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग कौन करते हैं बताइए दोस्त? जो बायोलॉजिस्ट होते हैं भाई, वह जो बायोलॉजिस्ट व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं भाई? माइक्रोस्कोप का प्रयोग करके छोटी छोटी चीज़ों को देखते हैं। यानी माइक्रोस्कोप का प्रयोग क्या होगा? बायोलॉजिस्ट होगा। ऑप्शन बी इस सवाल का राइट आंसर है। ओके, अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 77। डॉल्फिन और व्हेल समान कैसे हैं? ऑप्शन देखिए और बताइए कि जो डॉल्फिन होते हैं और व्हेल मछलियां हैं वो समान कैसे होते हैं? दोनों अंडे देते हैं? नहीं भाई। दोनों मछली हैं? बिल्कुल नहीं भाई। दोनों के पास स्केल्स हैं? समान पूछा भाई। दोनों हवा में सांस लेते हैं? याद रखिएगा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ओके, दोनों हवा में सांस लेते हैं, तो डॉल्फिन और व्हेल समान इस प्रकार हैं। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 78। 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 अक्षर समूह किसी न किसी रूप से एक समान है, जबकि एक अक्षर समूह भिन्न है। अन्य से भिन्न अक्षर समूह का चयन करिए। यानी देखिए 4 आपका ऑप्शन दिया है, 3 एक किसी न किसी प्रकार से समान यानी कोड करके आपस में समान पैटर्न पे फॉलो करें, लेकिन उनमें से एक अलग है, तो वही अलग हमें बताना है। जब साथ इस तरह का सवाल आपके पेपर में आ गया तो आप सभी को ऑप्शन में ही सभी को सॉल्व करना। जैसे पहला ऑप्शन दिया आपका, तो जैसे आपका पहला ऑप्शन OQRT दिया ना, तो आपको इन्हीं ऑप्शन में हर एक अक्षर का कोड कर लेना है। जैसे O होता है 15, Q होता है 17, R होता है 18 और T होता है 20। देखिए 15 से 17 इसमें +2 हुआ है, 17 से 18 इसमें +1 हो गया, उसके बाद आपका 18 से 20 तो इसमें +2 हो गया। देखिए इसमें रिलेशन क्या लगा? पहले तो +2, फिर बीच में +1, फिर लास्ट में फिर +2। अब दूसरा देखिए कोड करते हैं, जैसे BDFH। B होता है 2, D होता है 4, F होता है 6, H होता है 8। देखिए 2 से 4 इसमें तो +2 हुआ, 4 से 6 इसमें भी +2 हो गया भाई, और 6 से 8 इसमें भी +2 हो गया। यानी इसमें तो भाई देखिए +2 हुआ है, लेकिन पहला ऑप्शन में +2 लेकिन बीच में +1 कोड कर दिया था।
अब ऑप्शन सी भी चेक कर लेते हैं। एच जैसे आपका 8 होता है, जी होता है 10, यल होता है 12 और एन होता है 14। देखिए 8 से 10 इसमें +2 हो गया, 10 से 12 इसमें +2 हो गया, 12 से 14 इसमें +2 हो गया। यानी देखिए 2 कॉमन मिल गया, आपका ऑप्शन बी और ऑप्शन सी कॉमन मिला, +2 लेकिन पहला ऑप्शन देखिए आपका +2 +1 +2 हो गया, यानी पहला ऑप्शन इन समूह से अलग है भाई। जब आप ऑप्शन डी को भी हल करेंगे तो आपको यही +2 +2 +2 का रिलेशन मिलेगा, ठीक है। यानी इसमें से जो आपका OQRT पहला ऑप्शन है इन समूह से भिन्न है भाई, समान पैटर्न नहीं फॉलो कर रहा है, तो इसलिए पहला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 79। यदि 6 आमों की कीमत 90 रुपये है तो 10 आमों की कीमत क्या होगा। ये मैथ का सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। जैसे 6 आमों का जो कीमत है, दाम है 90 रुपये है, 10 आमों को पूछा, यदि हम केवल एक आम का कीमत निकाले तो हम 10 आमों की कीमत बता सकते हैं। जैसे 6 आमों का कीमत 90 रुपये है तो एक का कितना हो जाएगा, हम इससे भाग करा देते हैं भाई, तो एक का जो आम का कीमत कितना हो जाएगा, 15 रुपये हो जाएगा भाई। 6 का भाग जब 90 में कराएंगे तो 15 रुपये आएगा। तो हमसे 10 आमों का पूछा है तो एक का हमने 15 निकाला, 10 का हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे भाई, 15 धाम 150 रुपये हो जाएगा। यानी 10 आमों की कीमत कितना रुपये होगा, 150 रुपये होगा, 150 रुपये होगा। तो पहला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएंगे, सिंपल सा। अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 80 को हल करिए। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करिए, 62, 55, 48, 41 क्वेश्चन मार्क। देखिए 62, 55, 48, 41, हम आपको बता दें यूपी पुलिस के पेपर में रीजनिंग बहुत आसान सवाल आते हैं, बिल्कुल भी आप पूरे 37 के 37 क्वेश्चन सही कर सकते हैं यदि यहाँ से आप 3 से 4 मिनट लगातार प्रैक्टिस कर लेते हैं तो। देखिए जैसे नंबरों का श्रृंखला घट रहा है, यानी इसमें कुछ माइनस किया, 62 से 57 यानी -7 कर दिया, 55 से 48 इसमें -7, 48 से 41 इसमें -7, उसी प्रकार 41 में से -7 करिए कितना आएगा, 4, यानी आपका 34 आ जाएगा। यानी क्वेश्चन मार्क कीजिएगा कितना आएगा, 34, जो कि ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। जब आप सभी को नहीं समझ में आया ना तो आप क्या कर दिया कीजिए, इसको आप उल्टा से कर दिया कीजिए। जैसे देखिए 41, 48, 55, 62 इस तरह तो कर ही सकते हैं ना भाई। देखिए 41 से 48 इधर से करेंगे तो +7 हो जाएगा, 48 से 55 +7, 55 से 62 +7, तो ऐसे तो आप कर सकते हैं भाई। जब आपको नहीं समझ में आए तो उल्टा करके कर दिया कीजिए, आसान हो जाएगा। अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 81। उन अक्षरों के युग्म का चयन कीजिए जो समूह से अन्य से भिन्न है। तो ये सवाल आपके लिए होमवर्क रहेगा। चलिए इस सवाल का राइट आंसर कमेंट करके बताइए, तो बहुत आसान सवाल है भाई, इस सवाल को ट्राई करिए आप लोग, देखिए कितना आंसर आता है आप सभी से। नेक्स्ट अगला सवाल को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 82 को। यदि आप शब्द इनफॉर्मेशन के पहले, 5वें, 6ठे और 8वें अक्षरों का उपयोग करके ठीक एक अर्थपूर्ण शब्द बना सकते हैं तो उस शब्द का चौथा अक्षर क्या होगा। तो भाई देखिए जैसे आपका इन्फॉर्मेशन लिखा है INFOR METION, इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन के पहले, 5वें, 6ठे और 8वें का शब्द का प्रयोग करके हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो देखिए पहला इसमें अक्षर तो आपका आई है, ठीक। 5वां अक्षर कौन है भाई, ये आर है आपका, 5वां अक्षर आर है ना, तो आर हो जाएगा। उसके बाद 6ठा यम है, यम को उठा लेते हैं, और 8वां, 6ठा यम है, 7वां, 8वां अक्षर देखिए टी है। तो IRMT का हमें एक अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। तो IRMT से कौन सा अर्थपूर्ण शब्द बन सकता है, मृट, रिम्ट, मार्ट, ट्रिम, ट्रिम बन सकता है। देखिए भाई ट्रिम, TRIM, ट्रिम बन सकता है। तो देखिए ट्रिम ये अर्थपूर्ण शब्द बन गया। तो इस शब्द का चौथा अक्षर ये हमारा, देखिए ऑप्शन M दिया है, बिल्कुल दे, देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। सिंपल सवाल भाई। ओके चलिए अगला सवाल कॉल करिए, तो क्वेश्चन नंबर 83। श्रेणी 15, 36, 63, 96 में अगली संख्या ज्ञात करिए। देख सकते हैं भाई एक एक शिफ्ट में कितने सवाल पूछे जा रहे हैं इस तरह के। 15, 36, 63, 96 क्या हो गया, 15 से 36 + 21 हुआ है, 36 से 63, 36, 24, 60, 3 यानी 27 इसमें प्लस हुआ है भाई।
जब हम 36 और 27 को जोड़ेंगे 63 हो जाएगा। 63 से 96 में यानी इसमें प्लस 33 हुआ है। ध्यान से देखिए 21 से 27 यानी इसमें प्लस 6 हुआ। 27 से 33 इसमें प्लस 6 हुआ। तो उसी प्रकार 33 में यदि हम प्लस 6 करके कोड करें तो 33 से 39, 39 और आपका 96 कितना हो जाएगा? 135 हो जाएगा भाई, क्योंकि 39 में से 4 हम दे देंगे, 96 तो 100 और 100 135, टोटल कितना आएगा भाई? 135, जो कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 84, इस सॉल्व कॉल करिए। दिए गए समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? 18 120 का रिलेशन राइट है, तो इस नंबर का कोड क्या होगा? तो भाई R80 है, इसका कोड कितना लिखा है? 18 120 कोड क्या है? सबसे पहले इस तरह का सवाल है तो आपको हर एक अक्षर का कोड करना है। R होता है 18, ए होता है 1, टी होता है 20। देखिए भाई यही तो कोड किया है, यानी जो अक्षर है उसका सिर्फ कोड किया है, जो अक्षर आपका सेम टू सेम उसी का कोड किया है। तो उसी प्रकार जो हमसे पूछा है 18 9 1 4 7 1 9, देखिए R 18 होता है क्या, I का 9 होता है, फिर यहाँ पे देखिए 14, ये पूरा नंबर 14 है तो EN होता है, 7 आपका G होता है और 19 कितना हो? यस होता है, यानी रिंग्स हो जाएगा भाई। देखिए रिंग्स कौन सा? सी ऑप्शन। देखिए सेम आपका R का 18, 9 का I, 14 का N, 7 का G, 19 का यस। तो ये आपका कोड हो जाएगा भाई 18 91 47 19 का कोड, सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 85, 8 मीटर आधार और 16 मीटर ऊंचाई वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? भाई एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ बेस इंटू हाइट होता है। ठीक, तो हाफ बेस यानी आधार, आधार कितना दिया है प्रश्न में? 8 दिया है, और हाइट कितना दिया? 16 मीटर ऊंचाई दिया, तो उसको मल्टीप्लाई करिए। 2 कम 2, 2 चौका 8, 16 चौका 64 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा ट्रायंगल है तो मीटर स्क्वायर में आएगा, यानी 64 मीटर स्क्वायर, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो साथियों एक शिफ्ट का ये पूरे 85 क्वेश्चन मिला है हमारे लिए। आज के इस क्लास में हमने डिस्कस भी कर लिया। तो अब बताइए दोस्त कि आप सभी का आज के सेशन से कितना स्कोर रहा? तो उम्मीद करूंगा लगभग आपने पूरे 85 के 85 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, लगभग 70 प्लस तो स्कोर आपका हुआ होगा। तो इसी तरह लगातार सुबह 11 बजे आपके बीच क्लास आएगी। कल क्लास नहीं हो पाई थी, लेकिन अब आपकी रेगुलर क्लास चलेगी। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिएगा। ये क्लास आपके पूरे एग्जाम तक चलने वाली है, एक एक क्वेश्चनों को तैयारी हम लोग करने वाले साथ में। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। मिलते साथ ही एक और नए क्लास के साथ। आप सभी को जय हिंद जय भारत, पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।